तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आज मक्खी खाने का बहुत मन था, पर बीच में आ गए घोष बाबू। बोले आज तक एक भी मक्खी नहीं मारा है, पर एक दिन किस्मत ने उन्हें बड़ी जोर से कसकर मारी। जब 1,60,000 का बिल आया, बोले शाबाश। हेलो रंजन, क्लेम भी अप्रूव हो गया। ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर उस पर एक बार फिर से रुक करते हैं, जो कि जम्मू से आ रही है। जम्मू में एक तरीके से ड्रोन हमले का फिर से प्रयास किया गया और उसको नाकाम कर दिया गया है, ड्रोन हमले को, और किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ अपने आप में, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमले को नाकाम किया गया है। और ये तस्वीरें भी प्रतीकात्मक तौर पर दिखाती हैं कि किस तरह से जो कोशिश की गई है उसको नाकाम किया है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने। हमले से अभी तक किसी तरह के जान माल की नुकसान नहीं। जम्मू, सांबा और पठानकोट में ड्रोन देखे गए हैं। तो ये अपने आप में जम्मू नहीं बल्कि सांबा, पठानकोट तक आगे बढ़ता हुआ, जम्मू से लेकर पंजाब तक एक तरीके से ये हिमाकत बढ़ती हुई, और ये दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से कल की ही तरह एक बार फिर से ये कोशिशें करता हुआ पाकिस्तान दिखाई पड़ रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि किस तरह से, और जम्मू पठानकोट में एक तरीके से ब्लैकआउट की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जब ऐसी स्थिति हुई है तो ये तस्वीरों में रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही है। इसका मायने ये है कि जो सचेत करने की जो प्रयास था, जो पूरा मॉक ड्रिल की जो बात की गई थी, जो तैयारी की बात की गई थी, वो स्थिति दिखाई पड़ रही है। लेकिन जम्मू, सांबा और पठानकोट में ड्रोन देखे गए हैं जिसको नाकाम किया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है और अभी तक किसी प्रकार के कोई नुकसान की खबर नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, कमोवेश कल भी ऐसी ही खबर इस वक्त के आसपास हमने देखी थी जब हिमाकत की गई थी पाकिस्तान की ओर से। हमारे साथ में दो खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, जनरल संजय कुलकर्णी एयर मार्शल, और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जनरल कुलकर्णी, क्योंकि अब जम्मू की बात कर रहे थे, अब सांबा और पठानकोट तक आते एक तरीके से आगे बढ़ता हुआ ये मामला दिखाई पड़ रहा है। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी, किस तरह से देखा जाए, कल की ही तरह आज का फिर एक एपिसोड रिपीट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा। मैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। सर मैं माफी चाहता हूं आपसे, राजीव चोपड़ा जी, आपसे ही बस सवाल कर रहा था। प्लीज इस बात का जवाब दें कि आखिर किस तरह से देखा जाए, कल के बाद आज फिर एक वही स्थिति दिखाई पड़ रही है। भाई अभी तक ऐसा लग रहा था कि बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं और शायद पाकिस्तान एस्केलेट ना करे, पर अभी शाम की जो खबर अभी बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि 7 लोकेशन में कि जो कि JNK में है, पंजाब में है, वहाँ इनके ड्रोन अटैक्स अभी साइट किए गए हैं। इसका मतलब पाकिस्तान अभी थका नहीं है और वो वॉर को नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट करना चाहता है, जो कि इंडिया ने बताया है कि अगर किसी भी लेवल पे आप एस्केलेट करेंगे तो हम एप्रोप्रिएट, बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल उसका जवाब देंगे। जिस डोमेन में और जिस इंटेंसिटी से आप ये स्ट्राइक्स करेंगे उसी डोमेन और डेस्टिनी में हम भी करेंगे। तो इसलिए हमारी आर्म फोर्सेस तैयार है, हमारे AD सिस्टम को टेस्टिंग कर रही है, और जैसे कि उन्होंने देखा है कि हमारा AD सिस्टम जो बहुत इंटीग्रेटेड है, आर्मी और नेवी का, और हमारा जो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो भी रोबस्ट है। और ये ड्रोन्स को कल की तरह, जैसे कल 300 से 400 ड्रोन्स आए हैं, उन सबको नकारा किया गया था, ये भी नकारा हो जाएंगे और पाकिस्तान इस जो स्क्रमिशेस है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। सर आपसे ही समझना चाहते हैं, क्योंकि हम तैयार हैं। बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन आपसे ही मैं समझना चाहता हूं कि आखिर ये एक रणनीति दिखा के आ रहा है, किस तरीके से कमोवेश कल शाम को भी इसी प्रकार का एक पूरा घटनाक्रम दिखाई पड़ा, अभी भी वो फिर से रिपीट होता दिखाई पड़ रहा है। ये रणनीति क्या है, ये क्या सोच दिखाती है दुश्मन की? ये सोच ये दिखा रही है कि जैसे इनके पॉलिटिकल लीडर्स और आर्मी में थोड़ा सा डिफरेंसेस हो रहे हैं। जैसे सुना है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि आर्मी को चाहते हैं कि वो बातचीत करें, पर आर्मी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। जैसे कि आपको मालूम है
उनकी गद्दी खुद हिल रही है, तो उनको बस एक ही तरीका है कि कश्मीर का मसला और इंडिया का मसला लाए, जिससे कि हो सकता है कि सारा पाकिस्तान एक साथ यूनाइट हो जाए और नेशनलिज्म आ जाए। नहीं तो दिन दूर नहीं है कि जब पूरा पाकिस्तान की आर्मी जो बिल्कुल अनपॉपुलर हो चुकी है, उसको स्पेशली इनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर जी को हटा दिया जाए। बिल्कुल। इस बीच में हमारे साथ एम्बेसडर दिलीप सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। दिलीप सिन्हा जी, क्योंकि ये इस बात को समझना जरूरी है कि भारत बहुत संयम का परिचय दे रहा है। हम पे जो कोशिश की जा रही है उसको हम नाकाम कर रहे हैं। हम उनके सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहे जैसा कि वो हमारे साथ कर रहे हैं। दुनिया तक भी ये संदेश जा रहा है और शायद भारत के धैर्य की परीक्षा बहुत लंबी नहीं चलेगी। दुनिया को भी संदेश समझ में आ रहा है, कम से कम भारत की जो लड़ाई है सिर्फ आतंक के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, हमने दो अपनी शक्तियां जो मिलिट्री दृष्टिकोण से हैं पाकिस्तान को, सारी दुनिया को दिखा दी हैं। एक हमारी मारक क्षमता कि हम एक बहुत सटीक, बहुत संतुलित और बहुत कंट्रोल्ड, बहुत प्रिसाइज आक्रमण कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा हमारी सुरक्षात्मक क्षमता कि पाकिस्तान जिस प्रकार के मिसाइल, ड्रोन या हवाई जहाज भेज रहा है हमारी तरफ, हमारा जो सुदर्शन चक्र है उसमें इतनी शक्ति है कि वो उसको नाकाम कर दे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है उसमें जो भारत को समर्थन मिला है या फिर पाकिस्तान को जो समर्थन नहीं मिला है, जो पाकिस्तान का जो अपेक्षित समर्थन था जो नहीं मिला है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेगा और भारत जो करना चाहे कर सकता है, उसे इस युद्ध से मतलब नहीं है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि चीन ने भी जो टिप्पणी की है उसमें भी चीन ने भी कहा है, उसने कहा है, चीन ने कहा है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसने आतंकवाद की निंदा की है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस समय जबकि पाकिस्तान और भारत में युद्ध चल रहा है, उस समय भी चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ नहीं आया है। पाकिस्तान के साथ केवल तुर्की और अजरबैजान आए हैं खुलकर, उसके अलावा कोई देश नहीं आया है। तो ये भारत के लिए राजनीतिक स्तर पर एक बहुत बड़ी जीत है जो हमें बरकरार बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। यदि हम पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव डालते हैं, क्योंकि सबसे कारगर वही दबाव होगा कि FATF में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वहां पे हम प्रयास करें कि पाकिस्तान दोबारा जो ग्रे लिस्ट था उसमें वापस चला जाए, जो 4 साल पाकिस्तान था उसमें, और फिर करीब 2 साल पहले उसे निकाल दिया गया था उसमें, क्योंकि चीन और मलेशिया वगैरह ने उसका समर्थन किया था। वापस पाकिस्तान पर वो जो सैंक्शंस थे जो लगे थे वो लगाए जाएं, और IMF जो कि लोन देता है पाकिस्तान को, उसका भी हम विरोध करें कि जब सर आज की जो IMF की बैठक है एम्बेसडर सिन्हा, उसको लेकर कोई अभी तक अपडेट या आपके पास जानकारी, क्योंकि आज भी बहुत कुछ IMF में तय होना है। मेरे पास कोई अपडेट तो नहीं है इस प्रकार का, लेकिन आज जो मीटिंग होगी तो उससे आइडिया होगा हमें। लेकिन हमें इतना मालूम है कि भारत प्रयास कर रहा है, खुलकर प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान पर जवाबदेही लगाई जाए कि यदि वो IMF से पैसा मांग रहा है, उसने आतंकवाद के जो नेटवर्क है उस पर उसने क्या कार्रवाई की है। बिल्कुल। जनरल चोपड़ा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, जम्मू, सांबा और पठानकोट यानी जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक को एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इस हिमाकत को हम लगातार नाकाम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये कोशिश लगातार की जा रही है, रिटेलिएट लगातार किया जा रहा है, तो हम इस बात को समझे कैसे कि हम कहां पे खड़े हुए हैं और यहां से अब आगे क्या? ये बड़ा सवाल है जो देशवासियों के मन में चल रहा है। बताया जम्मू, सांबा, पठानकोट, ये हमेशा बहुत सेंसिटिव एरिया है। पाकिस्तान चाहे 65 के वॉर में हो या 75 वॉर के है, ये बसंतर नाला से आके नंदनी हाइट्स आता है, चाहता है ये हाईवे काट दे। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू सांबा के बीच में, वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो हाईवे के जम्मू कश्मीर पठानकोट जम्मू हाईवे है उसके बहुत नजदीक है। तो उसको काटने में इसको आसानी पड़ती है, और उसी के ऊपर नंदनी हाइट्स है जहां ये आके कब्जा करना चाहता है। तो इसका हमेशा ये सेंसिटिव मामला रहा है कि सांबा और अखनूर के इलाके में ये सबसे ज्यादा अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां कंट्री प्लेन है और टैंक्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, और इसको नदियों में भी पानी कम है। इस करके मैं देख रहा हूं ये ज्यादा उस साइड कर रहा है। इसकी इंटेंशन का अभी कोई बता नहीं सकते हैं,
क्योंकि जैसे कि अभी एम्बेसडर साहब ने बताया है, इसका 130 बिलियन डॉलर्स का तो लोन है और इसके पास फॉरेक्स रिजर्व जो मैं आज देख रहा था वो 15 बिलियन डॉलर के ही हैं, जो बहुत दिन तक चलेंगे नहीं। इसका एमुनिशन भी इसके पास बहुत कम है, जिसको हम कहते हैं वॉर एंड्योरेंस बहुत कम है इसके एफओएल। हमारी नेवी ने कोई भी एफओएल जो है, जो नेवल ब्लॉकेट लगाया है, उसने अगर कोई पाकिस्तानी की शिप पे या फ्लैग लगा हुआ है और कोई भी शिप एफओएल लेके आ रही है, फ्यूल ऑयल लुब्रिकेंट, उसको आने नहीं दिया जाएगा। ना इनके पास रिफाइनरी है, तो तेल पे फौज चलती है, पैसे पे फौज चलती है, एम्युनिशन पे फौज चलती है। और जैसे आपने देखा है, इनके कितने ड्रोन बर्बाद हो गए हैं, कितने मिसाइल सिस्टम बर्बाद हो गए, एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए हैं, तो इक्विपमेंट फटीग भी सेट इन हो जाती है। ये 2-3 दिन टेम्पो ऑफ वॉर रखेगा, उसके बाद बहुत इसका जो मोराल है, जो ह्यूमन एंड्योरेंस है और इक्विपमेंट फ्रीक है, वो इसके नेशन पे दिखाई पड़ने लगेगा और ये पता लगेगा कि ये फिर बातें करने पे आ जाएगा। बिल्कुल, मोराल तो इसलिए भी डाउन है सर कि पहले से ही जो उसने कोशिश की, हिमाकत की, जो करना चाहा वो नहीं हो सका, क्योंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर के साथ में एक तरीके से तैयार था, वो हिमाकत नाकाम हुई। और आप जो बात कह रहे हैं कि उनके रक्षा साजो सामान को लेकर वो भी कितने दिन टिकेंगे, और ये अपने आप में बौखलाहट है दुश्मन की, जो ये इस वक्त भी दिखाई पड़ रही कल की तरह। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आपसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो एक और जहां दिल्ली में केंद्र सरकार बैठकों और तैयारियों पर तेजी से काम कर रही है, तो राज्यों में भी हर संभव तैयारी जारी है। खासकर सीमावर्ती राज्यों में जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे तमाम राज्यों में आज दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को आपातकालीन खरीद करने के लिए भी चिट्ठी लिखी है। इस बीच सीमावर्ती राज्यों में, जिलों में स्थानीय प्रशासन जो फैसले ले रहा है, स्थानीय नागरिक, वहां के रहने वाले लोग उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो अपने आप में किसी प्रकार का स्थानीय प्रशासन द्वारा आदेश दिया जा रहा हो। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र के साथ ही राज्य भी पूरी तैयारी में है। तमाम राज्यों में बैठकें करके रणनीति तैयार की जा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सीमावर्ती राज्य गुजरात की सतर्कता और तैयारियों की समीक्षा के लिए गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक की। पाकिस्तान से समुद्री, थल और वायु सीमाओं से लगे गुजरात के जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी जिलों के कंट्रोल रूम और इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को सतत सक्रिय बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए। 15 तारीख तक गुजरात में किसी भी समारोह या कार्यक्रम में पटाखे या ड्रोन की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार की सभी विभागों के उच्च अधिकारी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है पोखरण से, जहां पर ड्रोन के गिरने की खबर है। जैसलमेर के पोखरण से खबर है, क्योंकि पोखरण में भी कई धमाके सुनाई पड़े हैं और अपने आप पे वहां पर भी हमलों को नाकाम किया गया है। तो बाड़मेर में भी ड्रोन के हमले की खबर आ रही है। तो ये सीधे तौर पर कल की ही तरह जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान तक उस प्रकार के ड्रोन से हमले करने की ये तस्वीरें, खबरें आ रही हैं। और पोखरण में भी बड़ी खबर सामने आ रही है। हम जानते हैं पोखरण उस रेंज का, राजस्थान के हिस्से का है, जहां पे हमने अपने परमाणु क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। लेकिन उस रेंज के पास में पाकिस्तान की ओर से हिमाकत करने की एक और कोशिश दिखाई पड़ रही है।
तो जम्मू से शुरू हुआ, उसके बाद में पंजाब, पठानकोट की बात हमने की इसके तहत, अब जैसलमेर और पोखरण में भी यानी राजस्थान में भी इस प्रकार के ड्रोन के गिराए जाने की खबर है और अपने आप में कई धमाके सुनाई पड़े हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि कल की ही तरह आज फिर से हिमाकत की जा रही है और बाड़मेर में भी ड्रोन हमले की खबर आ रही है। तो राजस्थान में कल की तरह बाड़मेर हो या फिर पोखरण रेंज हो, जैसलमेर हो, एक बार फिर से वहां पर ड्रोन के माध्यम से वहां पे हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से लगातार उसको माकूल जवाब दिया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि बाड़मेर में भी यानी राजस्थान में भी हमले की खबर है और ये ड्रोन अटैक वही छोटे ड्रोन अटैक संभवतः हैं जो कल हमने देखे, जिसके बारे में आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय सेना के माध्यम से जानकारी दी गई थी विदेश मंत्रालय के पत्रकार वार्ता में कि आखिर कैसे 300 से 400 ड्रोन को नष्ट किया गया था कल, और आज भी उस प्रकार की स्थिति दिखाई पड़ रही है जहां पर जम्मू, नौशेरा, सांबा से लेकर पोखरण में भी ड्रोन और बाड़मेर में भी ड्रोन के हमले की खबर है। और इस खबर के साथ इस बात को भी समझिए कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने एक तरीके से उसको नेस्तनाबूद करने का पूरा काम किया है। जनरल चोपड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात कर रहे थे जम्मू और पंजाब, उसके बाद अब तो राजस्थान, यानी पूरा वही पश्चिमी इलाका, भारत की सीमा का वही पश्चिमी छोर, एक बार फिर से उसी पे वही हिमाकत। जनरल चोपड़ा, आप संभवतः म्यूट पे हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं, मैं म्यूट पे नहीं हूँ। जी हाँ प्लीज, आपकी आवाज आ रही है, हाँ अपनी बात रखें जी। जब शुरू में जब होता है दुश्मन अपना सरप्राइज और डिस्ट्रक्शन मेंटेन करने के लिए ब्रॉड फ्रंट पे ये ड्रोन्स या आर्टिफायर पूरे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे भेजेगा, जो कि तकरीबन एलसी और आईबी को मिला के 3300 किलोमीटर है, जिससे कि उसकी इंटेंट ना पता लगे वो किधर बिजनेस मांगता है, किधर वो डिसीजन मांगता है, इस करके जो अभी आप देख रहे हैं। और दूसरा ये बताया जा रहा है, आज शाम की ब्रीफिंग से भी ये नतीजा निकलता है, ये सारे बाय एंड लार्ज सर्वेलेंस ड्रोन हैं, इसमें अटैक ड्रोन बहुत कम है। ये सिर्फ ये टेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया का मिसाइल सिस्टम और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे सहयोगी संवाददाता जैसलमेर से इस वक्त हमारे साथ लक्ष्य आर्या जुड़ गए हैं। लक्ष्य, क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त, क्या कुछ हो रहा है, जरा तफ्तीश से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जो सीमावर्ती जिले हैं राजस्थान के, जैसलमेर के साथ में बाड़मेर, पोखरण वगैरह, जो पूरा ये क्षेत्र है, यहाँ पर ब्लैकआउट करने की जो निर्देश पहले जारी हो गए थे, शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के निर्देश थे कि यहाँ पर ब्लैकआउट रहेगा। उसके साथ में 5 बजे ही जो बाजार थे वो बंद हो गए थे। अभी कुछ ही समय पहले कुछ धमाकों की आवाज, कुछ हल्की धमाकों की आवाज स्थानीय लोगों ने सुनी, कुछ हल्के धमाकों की आवाज। मैं खुद मौजूद था जैसलमेर किले के पास में, तो वहाँ पे मुझे खुद भी कुछ हल्के धमाके आवाज सुनाई दी है, परंतु जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार तैनात है और ऐसी कोई भी हताहत की सूचना नहीं है, कोई भी ड्रोन अटैक। लक्ष्य, अगर आपकी बात को समझना चाहूं तो आप अभी ये कह रहे हैं कि धमाके की आवाज सुनाई पड़ी है, लेकिन क्या ये ड्रोन हमला था, उसे नाकाम किया गया, इसको लेकर अभी स्पष्टता होना बाकी है। क्या आपकी बात से ये समझा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है क्योंकि लोक प्रसारक होने के नाते हम किसी चीज की जब तक पुष्टि नहीं करेंगे तब तक कोई आधिकारिक पुष्टि उसकी ना हो जाए। परंतु मैं क्योंकि खुद मौके मौजूद हूँ तो धमाके की आवाज जरूर सुनाई दी थी, परंतु ये अभी स्पष्ट नहीं है कि वो ड्रोन हमला था या किस किसी धमाके की आवाज थी या उस धमाके की आवाज के पीछे क्या कारण था, वो भी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। परंतु जो ब्लैकआउट है वो लगातार मेंटेन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन है और कोई भी कैजुअलिटी, कोई भी डैमेज, किसी प्रकार की डैमेज की अभी तक कोई भी पुष्टि या किसी सूचना नहीं है। लक्ष्य, एक चीज और, क्योंकि आपने देखा कि जो सीमावर्ती इलाके हैं उन कई, अगर राजस्थान के लिहाज से बात की जाए तो कई जगहों पर जो फायर क्रैकर्स होते हैं या पटाखे होते हैं, आतिशबाजी होती है, उन सबको भी बैन करने की बात की गई थी कि अब वो प्रतिबंधित होगा, आप इस प्रकार का नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में समझा जाना इस बात को भी जरूरी है, ये महज कोई एक आतिशबाजी का धमाका नहीं रहा होगा, संभवतः ये वही स्थिति दिखाई पड़ रही है जो कमोवेश कल थी। लक्ष्य, बिल्कुल 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 सही कहा आपने, बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि जो नए निर्देश जारी हुए थे आज दिन में, जो नए निर्देश जारी हुए थे उसके मुताबिक पूरे क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखों और आतिशबाजी पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था कि बाड़मेर से लेकर जैसलमेर, वहीं बीकानेर में भी किसी प्रकार के पटाखे और आतिशबाजी का इस्तेमाल प्रतिबंध लगा दिया गया था।
तो ऐसी स्थिति में अगर धमाके के बाद सुनाई दी गई है, इस प्रकार के जो आकाश में कुछ रोशनी दिखाई दी गई है, तो पूर्णतः ये माना जा सकता है कि हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, परंतु ये मान सकते हैं कि ये ड्रोन हमले, पाकिस्तान द्वारा दोबारा ड्रोन हमले की कोशिश की गई होगी, परंतु जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है उसने दोबारा उसको नष्ट कर दिया और दोबारा उसको नस्तनाबूद कर दिया, क्योंकि अभी तक लक्ष्य आप एक सेकंड बने रहिए हमारे साथ में। हम दर्शकों को ये बता दें कि इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पे जो तस्वीर भी देख रहे हैं, जो कि अपने आप में लगभग काली है क्योंकि वो ब्लैकआउट की स्थिति है, वो कमोवेश नहीं दिख रही, लेकिन उसमें बीच बीच में आपको थोड़ी सी रोशनी नजर आती है। वो दिखाने के लिए, बताने के लिए काफी है। संभवतः ये एक प्रकार से ड्रोन है जिनको न्यूट्रलाइज करने का काम किया जा रहा है। तो ये जैसलमेर के इलाके से, राजस्थान से वो तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जिसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है वहां पर, उसके बीच में कुछ रोशनी नजर आती है। जो बात हमारे सहयोगी संवाददाता लक्ष्य आर्या कह रहे थे वही चीज है। लक्ष्य, अपनी बात को आप पूरा करें। बिल्कुल, जैसे कि हमने बताया कि जो छोटे छोटे स्क्रीन में डॉट दिख रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो जो छोटी छोटी रोशनी दिख रही है, वो समझ में आ रहा है कि जो पाकिस्तान द्वारा है वो शायद ड्रोन हमले की कोशिश की होगी, परंतु जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके द्वारा उसको बिल्कुल नाकाम कर दिया गया है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। वहीं जो ब्लैकआउट है, ब्लैकआउट अभी भी कायम है। जो आम जन पूरी तरह सहयोग करते नजर आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले भर में, जो आसपास के सीमावर्ती जिले हैं, वहां कोई भी लाइट नहीं जलाई गई है। लगातार जो गश्त है वो की जा रही है, पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। लगातार जो सशस्त्र बल है वो गश्त कर रहे हैं लगातार। तो जो हमारी सेना है, हमारा पुलिस बल है, हमारा प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो पूरी तरह मुस्तैद है। और उनकी मुस्तैदी के साथ में जो महत्वपूर्ण है, हमारी जनता का पूरा विश्वास सेना के साथ में है और जनता का सहयोग भी, जो निर्देश जारी हो रहे हैं उसके साथ में नजर आ रहा है। बिल्कुल लक्ष्य, आप बने रहिए, आपके पास अपडेट होगा, हम तुरंत आपके पास आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। दो खास मेहमान भी लगातार बने हुए, जनरल चोपड़ा, इसके अलावा एम्बेसडर दिलीप सिन्हा जी। एम्बेसडर सिन्हा, जब इस वक्त ऐसी स्थिति होती है, बहुत सीधी सी बात है कि आपको ग्राउंड पे हर चीज के साथ आमना सामना करना है, उसको इस्तेमाल करते हुए, अपने आप को बचाते हुए, साथ ही साथ दुश्मन के इस वार को न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन पीछे की अगर बात की जाए तो क्या इस वक्त भी एक डिप्लोमेटिक तरीके से भारत वो कोशिश कर रहा होगा जहां पे बता सके कि देखिए साहब ये क्या कर रहे हैं और इनको समझाइए कि आखिर ये क्यों इसको एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप उस स्थिति को समझा सके कि किस प्रकार से डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से भी इस समय कोशिश हो गई होगी दुनिया के साथ संवाद करने को लेकर, थोड़ा सा समझाएं उस बात को। जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत के जो राजनयिक हैं और जो अन्य अधिकारी हैं, हमारे नेतागण हैं, वो विदेशी सरकारों के साथ संपर्क में हैं। हमारे विदेश मंत्री ने, विदेश सचिव ने और अधिकारियों ने बातचीत की है सभी देशों के साथ। 2 प्रतिनिधि आए भी भारत, एक तो सऊदी अरब से और एक ईरान से। तो भारत सारे विश्व को अवगत करा रहा है कि इस वक्त क्या परिस्थिति है और भारत क्या कदम उठा रहा है, और भारत ने किस प्रकार संयम से पाकिस्तान पर जो भी आक्रमण किए हैं वो बहुत ही सटीक, बहुत ही प्रिसाइज आक्रमण रहे हैं, विशेष टारगेट्स के ऊपर जी, और जिसमें कि केवल उन संगठनों और उन तंजीमों के ऊपर आक्रमण किया गया है जहां उनके संगठन थे, जहां उनका हेडक्वार्टर्स था, उन्हीं पर आक्रमण किया गया है। और इस बात को समझाने का प्रयास हमारे लोगों ने किया है और सफलतापूर्वक किया है, क्योंकि जिस प्रकार का समर्थन भारत को मिला है बाहर से, वो समर्थन बहुत 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 जरूरी है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि भारत एक और प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान को जो सहायता मिल रही है या मिल सकती है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, विशेषकर IMF से, वो नहीं मिले और पाकिस्तान को दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो ग्रे लिस्ट है उसमें डाला जाए, ताकि पाकिस्तान पर जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दबाव है वो बनाया जा सके, उसे मजबूत किया जा सके। बिल्कुल जनरल चोपड़ा, इस बात को समझना जरूरी है कि आज हमने देखा कि कैसे जानकारी दी गई कि बीते कल में जो 400 के आसपास ड्रोन आए थे उनको नेस्तनाबूद किया था हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो मल्टी लेयर है, इंटीग्रेटेड है। आज भी हर एक हिमाकत का जवाब दिया जाएगा और हर एक वार को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ये विश्वास देश को होना चाहिए। जनरल चोपड़ा, डिफेंस सिस्टम है, ये आर्मी और नेवल एयरफोर्स को दोनों को मिला के होते हैं।
एक तो इसमें रडार सिस्टम होते हैं जो 24/7 पीस और वॉर में पूरे बॉर्डर्स को कवर करते हैं, और इसके साथ लगे हुए मिसाइल सिस्टम्स हैं जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल, जैसे कि आपको पता है S-400 है, देन हमारी इंडिजिनस जो है आकाश मिसाइल है, देन उसके बाद हमारे पास शोल्डर फायर्ड मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, और ऑल्सो L-70 और L-60 और ZU-23 गन्स भी हैं। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि आज भी जो ब्रीफिंग में बताया गया था कि ये ड्रोन्स काइनेटिक और नॉन काइनेटिक तरीके से बर्बाद किए गए हैं। काइनेटिक तरीका तो आप सब जानते हैं कि ये जो गन्स हैं हमारी L-70 ZU-23, ये क्लोज रेंज है, इनकी रेंज 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर तकरीबन है, इनसे फायर किया गए थे, शोल्डर फायर्ड मिसाइल से फायर किए गए थे। और दूसरा तरीका है जो ड्रोन है, ये रिमोटली कंट्रोल्ड रहते हैं, ये कम्युनिकेशन सिस्टम से कंट्रोल्ड रहते हैं, इनको ये जैमिंग, हमने जैम करके इनको ये ड्रोन की इनका कम्युनिकेशन जब कम्युनिकेशन नहीं है तो उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो खुद बर्बाद हो जाता है। तो ये दो तरीके हैं, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक। जो S-400 जो बात हो रही है जो रशिया को है, ये बहुत आला सिस्टम है पर ये बहुत महंगा सिस्टम है, और ये जो ड्रोन है बहुत सस्ते ड्रोन्स हैं, ये लोकल जैसे आपको बताया गया कि टर्की के ड्रोन्स हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं है। और दूसरी जो S-400 की मिसाइल सिस्टम है, ये लॉन्ग रेंज है, 400, 500, 300 किलोमीटर ये लॉन्ग रेंज में फायर होती है, तो इनको अभी कंजर्व करके रखा जाएगा। जितने ड्रोन्स आपको नजदीक देखने को मिल रहे हैं, ये शोल्डर फायर मिसाइल या 25 किलोमीटर के अंदर या 6 किलोमीटर के अंदर हमारे पास ईगला मिसाइल्स हैं, और L-70 ZU-23 गन्स हैं जिनकी रेंज 350 से 4 किलोमीटर है, उनमें बहुत तेज से फायर आता है, उनसे इनको बर्बाद किया जा रहा है जब ये डिटेक्ट हो जाते हैं ड्रोन रडार सिस्टम से। तो मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ चैनल से कि हमारा जो आकाश सिस्टम है और वो जो हमारा गन मिसाइल सिस्टम है बहुत रोबस्ट है, और ये 24/7 काम कर रहा है। और अभी ये पाकिस्तान ये ट्रेस कर रहा है कि हमारा AD सिस्टम कितना रोबस्ट है बिफोर वो कोई मेन अटैक करे ड्रोन के। जनरल चोपड़ा, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, टेक्निकल बात है, उसको आम दर्शकों के नजरिए से अगर समझने की कोशिश करें तो जो आपने कहा एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम तीनों ही सेनाओं के माध्यम से मिलकर हमारे पास है, जो अपने आप में मल्टी लेयर भी कहा जा सकता है। तो जो छोटा कोई दुश्मन का कोई वार होता है, जो अभी मौजूदा समय में हम ड्रोन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अलग अलग रेंज के लिहाज से अलग अलग कोशिशें की जाती हैं, चाहे वो उसके माध्यम से मिसाइल हो, बैटरीज हो, या अन्य प्रकार की अलग अलग दूरी की मिसाइल की बात हो। उसको थोड़ा सा आम दर्शक के नजरिए से समझाइए, क्योंकि अगर छोटा वार हो रहा है तो उससे कैसे निपटते हैं, अगर बड़ा वार है, क्योंकि S-400 की अगर बात की जाए तो 600 किलोमीटर तक का वो टारगेट को ट्रैक कर सकता है, वो लॉक कर सकता है, और लगभग 400-450 किलोमीटर तक उसको मारक क्षमता उसके पास में है। लेकिन अगर ये दूरी इतनी नहीं है तो उससे कम दूरी के साथ कैसे निपटता है हमारा ये पूरा सिस्टम, जरा उसको एलेबोरेट कीजिए जनरल चोपड़ा। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये ड्रोन सिस्टम जो पाकिस्तान फायर कर रहा है बहुत ये सस्ते और बहुत हल्के किस्म के ड्रोन्स हैं। इस पे एक बहुत महंगी मिसाइल S-400 को कोई अकलमंदी की बात नहीं है। और ये ड्रोन जितने रेंज में हम फायर कर रहे हैं, जितने इनको बर्बाद कर रहे हैं, ये सब गन और शोल्डर फायर्ड मिसाइल की रेंज में है। ये जो गन्स हैं इनमें नॉर्मल जैसे आप एमुनिशन है, हैवी मशीन गन एमुनिशन इस पे होता है, तो ये ड्रोन उससे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर आपको चींटी से ही मारा जा सकता है तो आपको हाथी से क्यों मारा जाए। तो ये जो जितने ड्रोन पास नजदीक 3-5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर बर्बाद हो रहे हैं, ये सारे शोल्डर फायर्ड मिसाइल से या फिर गन L-70 या ZU-23 गन से फायर हो रहे हैं। बिल्कुल। और अगर कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट होगा तब हो सकता है S-400 का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो जब जरूरत होगी, जैसी जरूरत होगी वैसा इस्तेमाल होगा। अब मिस्टर सिन्हा, क्योंकि अपने आप में इस बात को भी समझना जरूरी है कि अगर ऐसे युद्ध तो नहीं लेकिन उस तरीके के एक लड़ाई के विस्तृत होते हुए हालात हैं, तो ऐसे में किस तरीके से देखा जाए, जो दुनिया भर में जो बात चल रही है, और अभी हम IMF का भी जिक्र कर रहे थे, कुछ शुरुआती जानकारियां वहां पे भी आ रही हैं कि भारत ने इस बात को सीधे तौर पे वहां पे रखा है कि कैसे उस पैसे का दुरुपयोग पाकिस्तान कर रहा है आतंक को प्रश्रय देने में, आतंक को बढ़ावा देने में और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को आगे बढ़ाने को लेकर। अगर इस प्रकार की स्थिति है तो कैसे समझा जाए सर? बिल्कुल, IMF में पूरा दबाव भारत को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त इतनी खराब है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि
अभी तक चीन की ओर देखा करता था पाकिस्तान कि चीन उसकी मदद करेगा, लेकिन चीन की अपनी आर्थिक परेशानियां बढ़ गई हैं और चीन का ध्यान पैसिफिक ओशन की तरफ है, ताइवान और साउथ चाइना सी पे है, और उसके लिए अब मुश्किल हो रहा है कि पाकिस्तान को वो दोबारा बेल आउट करे। सर आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त लगातार एक डायनेमिक सिचुएशन और लगातार खबरें आ रही हैं, क्योंकि ब्लैकआउट को लेकर भी लगातार खबर आ रही है। जो सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर प्रशासन के माध्यम से उसको ब्लैकआउट करने की बात की गई है। ऐसे में लोगों से घरों में रहने को कहा गया। बनासकांठा जिले में सीमावर्ती 24 गांव में ब्लैकआउट, यानी बनासकांठा के लिहाज से अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट ये गुजरात की बात हो रही है। तो ऐसे में ये पूरा जो पश्चिमी रेंज है वहां पे सीधे तौर पे दिखाई पड़ रहा, कई जगहों पर ब्लैकआउट किया गया। पोखरण के कुछ इलाकों में सुनाई दी गई है धमाके की आवाज। बनासकांठा के सीमावर्ती 24 गांव में ब्लैकआउट किया गया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। भुज में पूरी तरीके से ब्लैकआउट नजर आ रहा है। भुज की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कितना महत्वपूर्ण एक इलाका है जो कि सीमावर्ती पश्चिमी इलाके से सीमा से लगता हुआ है। बनासकांठा के सीमावर्ती 24 गांव में भी ब्लैकआउट किया गया है। जनरल चोपड़ा, क्योंकि समझना इस बात को जरूरी है कि अगर ब्लैकआउट किया जा रहा है, लोगों को से घरों में रहने को कहा जा रहा है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है, इस समय लोगों को मानना चाहिए। थोड़ा समझाइए सर। देखिए, पहले तो पाकिस्तान जैसे आपने देख लिया एक बहुत डेस्परेट नेशन और डेस्परेट नेशन डेस्परेट तरीके अपनाएगा करने को। जैसे आज ये भी बताया कि हमारे बहादुर जवानों, बीएसएफ के बहादुर जवानों में 7 इन्फिल्ट्रेट करते हुए टेररिस्ट को धाराशायी किया, 1-2 भाग गए हैं। इसी तरह से एक पुंछ रजौरी एरिया में भी एक इनका इन्फिल्ट्रेशन बिट बर्बाद किया गया है। तो पाकिस्तान चाहता है अपना मुंह रखने के लिए, अपनी नाक रखने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई करना चाहता है बिफोर वो बातचीत करे जिससे उसकी फेस सेविंग डिवाइस हो जाए। तो वो टेररिस्ट का भी इस्तेमाल कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि शायद हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पेनिट्रेट कर जाए। पर जैसे कि मैंने बताया है कि ये जो, हालांकि आजकल नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह आ गई है सब सिस्टम में, पर ब्लैकआउट करने का फायदा ये होता है तो लोग अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपने देखा होगा सारी आर्टी फायरिंग और स्मॉल आर्म्स फायरिंग जो बॉर्डर्स पे होती है वो रात के समय ही ज्यादा होती है, दिन में कम होती है, क्योंकि उनको दिन में पिकअप कर लिया जाता है टारगेट और उसमें काउंटर स्ट्राइक भी आसानी से हो सकती है। इसलिए अगर लोग ज्यादा हरकत ना करें तो एक सिविलियन टारगेट नहीं बनेगा। और दूसरा, अंधेरे के समय पूरा अंधेरा हो तो ये सिस्टम कितने भी रोबस्ट हो, इनके पास नाइट विजन कैपेबिलिटी हो, फिर भी इनको धोखा हो सकता है। इस करके बहुत जरूरी है कि सिविल डिफेंस स्कीम में हम अंधेरे का फायदा उठाएं और दुश्मन भी, आजकल की ज्यादा लड़ाई रात को होती है, दिन में नहीं होती है। जनरल चोपड़ा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारी सहयोगी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। मेघना, क्या अपडेट आपके पास में, जल्दी से बताइए। जी देखिए आर्यन, अगर हम देखें तो कच्छ के जो भी सीमावर्ती जो भी विलेजेस हैं, जो भी गांव हैं, वहां पर कंप्लीट ब्लैकआउट देखा जा रहा है और भुज में भी कंप्लीट ब्लैकआउट है। मेघना, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं, एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि आप गुजरात से जुड़े हुए इलाकों की बात कर रही हैं, इसको भी स्पष्ट करते हुए अपनी बात पूरी करें। जी, कच्छ के जो भी गांव हैं, गुजरात में जो जिला है कच्छ, जो पाकिस्तान से सीमा शेयर करता है, वहाँ पे कई विलेजेस जो हैं, सीमावर्ती गांव हैं, वहाँ पर ब्लैकआउट है। भुज में भी पूरा ब्लैकआउट किया गया है कंप्लीटली। उसके साथ ही अगर देखें तो बनासकांठा जो जिला है, जो जिसमें नाड़ाबेट बॉर्डर लगता है, जो पाकिस्तान के साथ जहां पर बॉर्डर लगता है भारत का, वहां पर भी जो सीमावर्ती जो गांव है, सुईगाम तालुका और कई ऐसे वहां पर भी जो गांव है, वहां पर कंप्लीट ब्लैकआउट देखा जा रहा है। अभी फिलहाल ऐसी खबरें आ रही हैं जिनकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन अभी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कच्छ के बॉर्डर पर जो पाकिस्तान से जो बॉर्डर लगता है कच्छ का, वहां पर ड्रोन साइटिंग हुई है, तो उसको इंटरसेप्ट कर रही है और उसके खिलाफ एक्शन ले रही है जो भारतीय सेना है। लेकिन ये ऐसी साइटिंग हुई है, इसके बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं सीमावर्ती इलाकों से, वहाँ के गाँवों से। अब ये देखना होगा कि कितनी संख्या में इस तरह ये जो ड्रोन्स है वो अटैक हो रहा है और उसका किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है। जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी, इसके बारे में और बेहतर जानकारी प्राप्त हो सकेगी। बिल्कुल मेघना, तो अपने आप में ये तो तय है कि स्थानीय प्रशासन अलर्ट है, लोग भी अलर्ट हैं, लेकिन फिर भी गुजरात के सीमावर्ती इलाकों तक भी एक हिमाकत पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। निश्चित तौर से पूरी जानकारी या सटीक जानकारी या अधिकृत जानकारी आने में वक्त लगेगा, लेकिन चूंकि आप गुजरात में मौजूद हैं, जो कुछ जानकारी अभी तक आपके पास में, उसके आधार पर क्या स्पेसिफिक कोई ऐसी जगह जहां पर इस प्रकार की हिमाकत की स्थिति पता लग रही हो?
देखिए अगर हम देखें तो कल खावड़ा जो इलाका है वहां पर एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करके गिराया गया था। उसके बाद आज भी जिस तरीके से विदेश मंत्रालय और डिफेंस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बताया गया था कि सरक्रीक तक हमले किए गए हैं। तो ये जो पूरा इलाका है, जो खास तौर पर हम अगर बनासकांठा की बात ना करें और कच्छ से जहां से सीमा लगती है, वहां पर सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो परसेप्शन है कि जो ड्रोन अटैक्स या इस तरीके के जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो ऑफेंसिव हो रहा है वो उसी इलाके में ज्यादा एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि आर्म्ड फोर्सेस की पूरी मुस्तैदी है, सिस्टम्स वहां पर लगाए गए हैं ताकि जो भी अगर ड्रोन अटैक किया जाए उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाए और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन अभी एग्जैक्ट किस गांव से इस तरीके के साइटिंग हुई है वो अभी फिलहाल बताना सही भी नहीं रहेगा, और इसकी जब तक पुख्ता जानकारी नहीं है तब तक हम भी अपने दर्शकों से साझा नहीं करेंगे, क्योंकि एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और अभी भी जो हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं वो इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और ऑफेंसेस का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल मेघना, आप बनी रहिए हमारे साथ में, क्योंकि अपडेट लगातार आते रहेंगे, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। एम्बेसडर सिन्हा, इस बात को समझना जरूरी है कि भारतीय सैन्य ठिकानों पे नापाक हरकत पाकिस्तान करता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि वो आतंक के खिलाफ है और वहीं पे हमला कर रहा है। एम्बेसडर सिन्हा, जल्दी से। भारत ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि भारत ने जो प्रतिक्रिया की, जो अटैक किया, वो केवल आतंकवादी ठिकानों पे किया और भारत का उद्देश्य केवल है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनका खात्मा किया जाए। वो भारत चाहता है कि पाकिस्तान सरकार भी उनके खिलाफ कार्रवाई करे, पर चूंकि पाकिस्तान सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है इसलिए उस पर भारत दबाव डालेगा और अन्य देश भी दबाव डालेंगे ताकि उस प्रकार की कार्रवाई करे, और यदि नहीं करता है तो भारत उनके लिए वो काम कर देगा, आतंकवादी संगठनों पर आक्रमण करके। उसकी क्षमता भारत ने दिखा दी है और यदि आगे जरूरत हुई तो भारत दोबारा इस प्रकार के आक्रमण कर सकता है, लेकिन भारत उसके अलावा किसी सैन्य ठिकाने पर और किसी सिविलियन ठिकाने पर भारत ने आक्रमण नहीं किया है अभी तक। बिल्कुल, और इस वक्त एक बात को समझना तमाम लोगों के लिए भी जरूरी है कि इंफॉर्मेशन वॉर भी लगातार चलती रहती है। डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया के माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन देने का भी खेल लगातार चलता आ रहा है, हम बीते तमाम दिनों से देख रहे हैं। ऐसे में किसी भी अफवाह से बचने की जरूरत है, खासतौर से उन सीमावर्ती इलाकों में जो पश्चिमी सीमा से लगे हुए हैं, जहां पर इस प्रकार की हिमाकत देखी जा रही है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात का इलाका हो। इस जगहों पे लोगों को अधिकृत जानकारी पर ही विश्वास करने की जरूरत है, सुनी सुनाई बातों से बचने की जरूरत है, और ये बात लगातार हमारी सरकारें और हमारे स्थानीय प्रशासन कहते रहे हैं। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये अपन का आंटी मैरी है, एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं भूला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पोंछना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। बर्फी
थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया। और पता है क्या बोला? आप उनको सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच हर मोर्चे पर तैयारी जारी है। विभिन्न मंत्रालयों में बैठकें हो रही हैं तो जरूरी सामान से लेकर स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी हर जरूरी प्लानिंग की जा रही है। खतरे के मद्देनजर कई उड़ानों को आज रद्द किया गया तो सीमावर्ती जिलों में स्थानीय प्रशासन जरूरी कदम उठा रहा है। कई शहरों में शाम को बाजार बंद करने का फैसला पहले ही कर लिया गया था तो लोगों से भी बिना जरूरी कामकाज के बाहर निकलने से मना किया गया, क्योंकि इसी वजह से जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे खतरा हो सकता है, जो कि इस वक्त स्थिति दिखाई पड़ रही है। देखिए इस पूरी खबर को। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना प्रशासन से लेकर देश की आम जनता तक हर कोई दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी तैयारी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचों को लेकर मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़े तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा बैठक की। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दोनों विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीमा पर जवान, खेतों में किसान और उनके साथ वैज्ञानिक बिल्कुल तैयार है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारे अन्न के भंडार भरे हुए हैं और किसी भी चीज की कमी नहीं है। जवान से सीमा पर, किसान खेत में और कृषि विभाग भी यहाँ से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अन्नपूर्णा की कृपा है, भंडार भरे। इधर इंडियन ऑयल ने स्पष्ट किया है कि पूरे देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है और आपूर्ति लाइनें सुचारू रूप से चल रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ईंधन और एलपीजी सभी आउटलेट्स पर आसानी से उपलब्ध है। इस सब के साथ सुरक्षा स्तर पर भी देश भर में व्यापक तैयारी की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में दोपहर 3 बजे सायरन बजाए गए। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA के अंतर्गत ये अभ्यास किया गया। दिल्ली में जितनी भी ऊंची बिल्डिंग है उसके ऊपर में सायरन लगेंगे। एक ही कमांड सेंटर से हम इसको चला सकते हैं। सीमा पर तनाव को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने भी रेस्तरां सहित सभी दुकानें शाम 7 बजे तक बंद करने के आदेश दिए हैं। हालांकि मेडिकल शॉप को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले के बाद चिकित्सा विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। सीमावर्ती 12 जिलों के CMHO को अपने क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा 84 चिकित्सकों को बॉर्डर के इलाकों में अस्पतालों में सेवाएं देने के आदेश दिए गए हैं। वहीं ब्लड बैंकों में पर्याप्त उपलब्धता रखने पर जोर दिया गया है। जैसलमेर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे फलौदी हो या बीकानेर के जो है वहाँ के CMHO से संपर्क में रहेंगे और वहाँ क्या क्या आवश्यकता है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, वो निरंतर रूप से उनको जो उपलब्ध कराते रहेंगे। राजस्थान के सरहदी बाड़मेर जिले में एहतियात के तौर पर शुक्रवार को जोधपुर एवं मुनाव रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों का आवागमन बंद रहा। जिले में आगामी 2 माह के लिए आतिशबाजी और पटाखों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो ये पाकिस्तान ने जो नाकाम कोशिश करके निर्दोष लोगों को मारा, उसके प्रतिक्रिया रूप जो भारत ने कार्य किया सब उसके साथ है, इस सरकार के साथ है। ऐसा कोई भय वगैरह नहीं है। रात को ब्लैकआउट होता है तो पब्लिक बिल्कुल प्रत्यक्ष सहयोग करती है। हम सेना के साथ है और सरकार के जो भी दिशा निर्देश होगा उनका हम पालन सतत करते रहते हैं। देश हित के लिए हम तैयार हैं, फौज के साथ तैयार हैं, सेना के साथ तैयार हैं। कोई बात नहीं। भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है हम उनका अभिनंदन करते हैं और अभी तक तो ये 10%, 5% भी नहीं हुआ है और यदि पाकिस्तान कुछ और सिर ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा तो उसको नेस्तानाबूद कर दिया जाएगा। केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को मुंबई में एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। मौजूदा स्थिति को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख समुद्री परियोजनाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कारोबार सामान्य रूप से चलता रहे।
सोनोवाल ने कार्गो संचालन की सुचारू और सामान्य आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों की भी समीक्षा की। देश भर के सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा कड़ी करने के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने राष्ट्रव्यापी निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी यात्रियों को सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक से गुजरना होगा। बोर्डिंग से ठीक पहले यात्रियों को स्क्रीनिंग की एक अतिरिक्त परत से गुजरना होगा। टर्मिनल भवन में आगंतुकों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। विमानन नेटवर्क में आवश्यकता अनुसार एयर मार्शलों को तैनात किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आज मक्खी खाने का बहुत मन था, पर बीच में आ गए घोष बाबू। बोले आज तक एक भी मक्खी नहीं मारा है, पर एक दिन किस्मत ने उन्हें बड़ी जोर से कसकर मारी। जब 1,60,000 का बिल आया, बोले शाबाश। हेलो रंजन, क्लेम भी अप्रूव हो गया। दौड़ी कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और लगातार अपने आप में कई इलाकों से बड़ी खबरें आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के लिहाज से अगर बात की जाए तो हम कई जगहों पर, कई राज्यों के पास में इस प्रकार की हिमाकत देख रहे हैं, जो कि कल भी देखने को मिली थी। भारत ने इस बार हम इस वक्त जानकारी दे रहे हैं जो आईएमएफ की बैठक हुई थी उसको लेकर, क्योंकि आईएमएफ में जो बैठक हुई थी उसमें भारत ने साफ तरीके से अपना पक्ष रखा है और भारत ने साफ तौर से कह दिया, भारत ने यूनाइटेड नेशंस का हवाला दिया है और साफ तौर से कहा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है गलत काम कर रहा है। पाकिस्तान को लोन पर भारत ने उठाए हैं सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में आज पाकिस्तान को $1 अरब की ऋण सुविधा और $1.3 अरब के नए लोन को लेकर समीक्षा बैठक में एक जिम्मेदार देश के तौर पर आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को लोन देने के मामले में भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है। साफ तौर से भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है और भारत ने कहा है कि इस फंड का आतंकवाद को बढ़ावा देने में हो सकता है इस्तेमाल, क्योंकि बीता ट्रैक रिकॉर्ड भी पाकिस्तान का ऐसा ही रहा है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जो पैसा दिया जाएगा उसका इस्तेमाल पाकिस्तान कहां करेगा, जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। पाकिस्तान को लोन पर भारत ने उठाया सवाल और ये अपने आप में महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की। हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। अजय, विस्तार से बताइए क्या कुछ भारत ने स्पष्ट तौर पे कहा, क्योंकि सीधे तौर पे अगर आईएमएफ पैसा देगा तो इस्तेमाल तो आतंकी फैक्ट्री को ही चलाने में होगा पाकिस्तान के द्वारा। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है भारत ने और आज भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। ये दिखाता है कि भारत कितना नाराज है इस पूरे समीक्षा बैठक को लेकर के। और ये पाकिस्तान और आईएमएफ दोनों पर ही भारत ने सवाल उठाए हैं, इस बात को लेते हुए कि 1989 से अब तक 35 सालों में 28 बार लोन दे चुका है और ये बेल आउट का ये जो सिलसिला है एक तरह से पाकिस्तान का एडिक्शन बन चुका है और इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुका है कि वो बार बार लोन लेता है, बार बार डिफॉल्ट करता है और बार बार आईएमएफ को फिर से पैसे देने होते हैं। स्पष्ट तौर पर भारत ने ये कहा है कि अपने स्ट्रक्चर को अंदर तक जाकर के आईएमएफ को स्वयं इस बात को देखना चाहिए कि
अजय, जो आप बात कर रहे थे, आपका संपर्क टूट गया है, लेकिन निश्चित तौर से आप बड़ी बात कर रहे हैं। हमारे साथ में खास मेहमान भी एम्बेसडर दिलीप सिन्हा जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक बने हुए। एम्बेसडर सिन्हा, हम बात भी कर रहे थे कि IMF को लेकर खबर और साफ तौर से आ गई कि भारत ने वोट नहीं किया है, साथ ही साथ ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए कह दिया IMF को। एम्बेसडर सिन्हा, पाकिस्तान इस दफा 1958 से 25वीं दफा गया है IMF के पास कर्ज लेने के लिए। पाकिस्तान का कर्ज जो IMF के लिए है वो करीब $10 बिलियन का होना चाहिए, उसके आसपास का। और इस जो आज जो बात चल रही है वो $1.1 बिलियन की बात चल रही है IMF लोन की, जो कि एक $6 बिलियन का पैकेज पाकिस्तान IMF से मांग रहा है। यानी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अभी इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो यदि उससे ये लोन नहीं मिले IMF से तो उस युद्ध तो नहीं चला पाएगा आगे। उसकी अपना जो खर्च है देश का वो भी शायद वो न कर पाए, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इस वक्त बहुत कमज़ोर हो गई है। और भारत ने जिस प्रकार की नाकाबंदी की है वहाँ पर, उससे उसकी और परेशानियां बढ़ेंगी। और ऐसे में उसके लिए ये IMF लोन यदि मना हो जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण। एक तो ये कि भारत ने अगर वोट नहीं किया तो इसके मायने क्या और इसका एक डिप्लोमेटिक संदेश क्या। दूसरी चीज, भारत ने साफ तौर से कहा कि साहब ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए और जो UN के नियम है जरा उसको देख लीजिए कि पैसा देने का होगा क्या। इन दो चीजों पे आपसे स्पष्टता समझना चाहेंगे। देखिए, IMF में भारत का जो वोट है वो इतना ज्यादा नहीं है कि भारत उसे रोक सके। उसे रोकने की क्षमता केवल अमेरिका के पास है, उसके अलावा और किसी देश के पास नहीं है। लेकिन चीन का वोट भी नंबर दो पे आता है। इसलिए भारत का जो वोट होगा, यदि भारत वोट नहीं करता है तो वो एक सांकेतिक होगा, लेकिन ये स्पष्ट कर देगा बाकी देशों को कि भारत उससे नाराज है। और पाकिस्तान की जो नीति है आतंकवाद को समर्थन करने की और जो उसकी क्षमता बढ़ेगी इस लोन से, उसकी ओर भारत ध्यान आकर्षित कर रहा है बाकी देशों का। और इसके बाद यदि पाकिस्तान किस प्रकार कार्रवाई करता है तो भारत बता सकता है IMF को कि तुम्हारे लोन के कारण ही पाकिस्तान की क्षमता इतनी बड़ी है। लेकिन भारत अमेरिका के साथ निश्चित रूप से बातचीत कर सकता है। यदि अमेरिका भारत का समर्थन करे तो उसमें पाकिस्तान का जो लोन मिल जा रहा है उस पर और कड़ाई की जा सकती है। एम्बेसडर सिन्हा, क्योंकि अभी तक UN का जो रुख रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वो भारत के समर्थन में दिखाई पड़ रहा है, आतंकवाद की निंदा की और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को भी इंडोर्स करता हुआ दिखाई पड़ा है। किस तरीके से देखा जाए अभी मौजूदा हालात में, अगर हम अपने सहयोगी देशों के साथ बात करेंगे तो क्या एक असर होता दिखाई पड़ेगा? जल्दी से एम्बेसडर सिन्हा। देखिए, निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और जिस प्रकार सुरक्षा परिषद ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था इस आतंकी आक्रमण की निंदा करते हुए, उससे ये स्पष्ट होता है कि भारत को समर्थन है। लेकिन हमें ये मान के चलना चाहिए कि पाकिस्तान की, चूंकि संयुक्त राष्ट्र में चीन एक स्थायी सदस्य है, उसके पास वीटो है, इसलिए इसके आगे सुरक्षा परिषद तो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन हाँ, IMF में चूंकि अमेरिका का बोलबाला का दबदबा है कि अमेरिका यदि भारत का समर्थन करे तो वहां पर हम दबाव डाल सकते हैं और इस प्रकार के जो लोन IMF देने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, उसे रोका जा सकता है। बिल्कुल, और FATF में भी ये कोशिश रह सकती है। आप दोनों मेहमानों से गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ में। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ, विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली, क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ में मिस्टर सिन्हा जो लगातार बने हुए। मिस्टर सिन्हा, यहाँ से आगे का रास्ता क्या, संक्षेप में समझना चाहें तो किस तरीके से अब हम आर्थिक नाकेबंदी भी करते दिखाई पड़ेंगे पाकिस्तान की? देखिए, दूसरी जो संस्था है जहां हमें जाना चाहिए वो है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जहां पर कि पाकिस्तान 2018 से 2022 तक उसके ग्रे लिस्ट में था, यानी वो अतिरिक्त निरीक्षण के दायरे में था। लेकिन 2022 में उसे उसमें से निकाल दिया गया क्योंकि उसे चीन, मलेशिया और कुछ देशों का समर्थन प्राप्त था। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि उसे वापस ग्रे लिस्ट में लाया जाए FATF में। उसकी जो करतूतें हैं उसे उजागर किया जाए वहां पर, जो हमारे पास सबूत हैं पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन के, बिल्कुल वो आगे रख के हम एक तरीके से दुनिया को बता सके कि साहब देखिए आप किसको लोन देने की कोशिश कर रहे हैं, बेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ जनरल चोपड़ा भी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल न्यूज़ नाइट में बस इतना है, लेकिन DD न्यूज़ पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।